नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और आपकी स्टडी भी प्रॉपर वे में चल रही। तो हिस्ट्री को जानने की सीरीज में आज बारी है जिले इलाही सम्राट अकबर की। जी हाँ, जिसे भारतीय इतिहास महान कहता है, लेकिन इसकी महानता का परिरक्षण करेंगे हम लोग आज इस क्लास में कि कितना ये महान था, कैसे महान था, क्या महानता इसके अंदर थी, भारतीय इतिहास से क्यों महान कहता है। ये एक ऐसा बादशाह जिसको अपने पिता के घर में जन्म लेना भी नसीब नहीं हुआ, आखिर वो भारतीय इतिहास में एक महान बादशाह बन के कैसे उभरा, क्या उसकी नीतियां थी, क्या उसके कार्य थे जो भारतीय इतिहासकारों ने इसे महान करार दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अकबर के जन्म के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, अकबर जो 1542 में पैदा होता है, 15 अक्टूबर को अमरकोट के जो है राजा वीरशाल के महल में। आखिर इसके पिता का महल कहां चला गया था? तो इसका जन्म उस दौर में होता है जब हुमायूं अपने घर से निर्वासित था। हुमायूं एक ऐसे साम्राज्य का स्वामी था कि उसके पास साम्राज्य नहीं है, लेकिन वो राजा था। जी हाँ, माता इसकी हमीदा बानो बेगम, पिता इसके हुमायूं। जी हाँ, माता इसकी हमीदा बानो बेगम, पिता हुमायूं। इसका शिक्षक था ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ फिलहाल अब्दुल लतीफ के साथ साथ हमीद खां और बैरम खां जैसे भी शिक्षक रहे, लेकिन भारतीय इतिहास का एकमात्र बादशाह जो अपना नाम बड़ी मुश्किल से लिख पाता था। जी हां, जिसका नाम है सम्राट अकबर। इसे पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, लेकिन हां, कबूतरबाज एक नंबर का था। कबूतरबाज मतलब समझते हैं, जुगाड़ू व्यक्ति, हर जगह अपना जुगाड़ घुसाए रहता था और उसी जुगाड़ के दम पर यह बंदा भारत का महान बादशाह साबित हुआ। कैसे साबित हुआ आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। अकबर ने अपने बाल्यकाल में ही गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया, तब जब हुमायूं के पास दिल्ली नहीं थी और हुमायूं ने बड़ी मुश्किल से गजनी और लाहौर को जीता, तो अपने बेटे को इस जगह का सूबेदार बनाया। राजाभिषेक, जी हां, अपने पिता के मरने के बाद इसके पिता हुमायूं की मौत सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कते हुए हुई और जब इसकी मृत्यु हुई हुमायूं की, उस समय अकबर पंजाब का सूबेदार था और भारत का युवराज घोषित हो चुका था, क्योंकि हुमायूं ने दिल्ली का तख्त पुनः हासिल कर लिया था 1555 में। तो हुमायूं के मरने के बाद इसके संरक्षक बैरम खान ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर नाम के स्थान पर इसका 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक किया। जी हां, और फाइनली शासक बनने के बाद अकबर बालक ही था, क्योंकि पैदा होता है 1542 में। 1542 के बाद 1556 में राजा बनता है। मात्र 14 वर्ष का बालक भारत का साम्राज्य कैसे संभालेगा, इसलिए इसके साथ काम कर रहा था बैरम खां संरक्षक के रूप में। तो 1556 से 60 तक बैरम खां के संरक्षण में दिल्ली के सारे फैसले होते रहे, लेकिन ये फैसले चुभते थे। ये फैसले चुभते किसको थे? ये फैसले चुभते थे अकबर की मां हमीदा बानो बेगम को। अकबर की वो मां जिसने इसका पालन पोषण किया था, जीजी अनगा और महामनगा को। उन्होंने अकबर को इतना भरा कि अकबर ने अपने गुरु, अपने संरक्षक बैरम खां को निर्वासित किया और तब मुगल सल्तनत में पेटीकोट सरकार की स्थापना हुई। जी हां, 1560 से लेकर के 1564 तक मुगल सल्तनत पूरी की पूरी पर्दा शासन में रही, जो है हरम के शासन में रही, जिसे भारतीय इतिहासकार पेटीकोट सरकार कहते हैं। और उस समय चलती किसकी थी? उस समय चलती थी हमीदा बानो बेगम, महामनगा और दीदी अनगा की। जी हां, जिन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। जी हां, 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील वजीर नियुक्त किया और खाना की उपाधि दी, क्योंकि जैसे ही पंजाब से अकबर को बादशाह घोषित किया गया, उसी समय अफगान सत्ता दिल्ली में एक्टिवेट हुई और हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस कब्जे से छुड़ाने के लिए दिल्ली को अकबर को अपने जीवन की पहली भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। हालांकि इस समय तो अकबर बच्चा था, लड़ता क्या? तो अकबर अपनी तरफ से सिर्फ नाम से लड़ रहा था। अकबर की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही थी बैरम खां के द्वारा और अफगानों की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही थी हेमू के द्वारा। कहते हैं कि यह लड़ाई बैरम खां ने भाग्य से जीती थी, क्योंकि ना हेमू की आंख में तीर लगती, ना यह लड़ाई अकबर के फेवर में आती। तो फाइनली दिल्ली इस तरह अकबर के कब्जे में आई और जो है हुमायूं की छोड़ी गई विरासत आखिर अकबर के अधीन हो गई।
हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में लिखा है, जी हां, जो बात मैंने कही। जी, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग। इसको कहते हैं भाग्य से जीत लेना मित्रों। जिस दिन नौकरी आपके हाथ में होगी उस दिन भाग्य आपका होगा। ठीक है, उस दिन बल्ले पर गेंद आए ना आए, गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। ठीक, इसलिए सिर्फ ईमानदारी से लगे रहिए। और अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो डीसीए ऐप पर आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट है। जी हां, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट है, ओनली 350 में अवेलेबल है। आप उसे बाई कर सकते हैं और इतिहास के हर कोने, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सारे सब्जेक्टों की जड़ें खोद के वहां से निकालेंगे। तेल की नहीं, कैसे नहीं होता सिलेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैरम खां व अकबर के बीच युद्ध तिलवाड़ा नाम के स्थान पर, जी हां, तिलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ, जिसमें बैरम खां की पराजय हुई। ठीक, क्योंकि 1560 में जब अकबर अपनी मां, अपनी धाय मां, अपनी पालन पोषण करने वाली मां के प्रभाव में आया तो बैरम खां को निर्वासित किया। और यह बात बैरम खां को चुभी। बैरम खां ने रिफ्लेक्ट किया। फाइनली अकबर और बैरम खां के बीच तिलवाड़ा में युद्ध हुआ। शाही सेना का सामना करने की ताकत बैरम खां में नहीं दी। फाइनली बैरम खां को पराजित होना पड़ा और बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। अपने पिता समान गुरु और अपने संरक्षक की पत्नी से विवाह करने वाला भारतीय इतिहास का यह शासक इतिहासकारों की नजर में महान होगा, मेरी नजर में नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे। अकबर के शासनकाल के समय इतिहासकारों ने पर्दा शासन या पेटीकोट शासन की संज्ञा दी है। कब से कब तक, नोट करिए, 1560 से लेकर के 1564 तक। 1564 में अकबर, जी हां, 22 वर्ष का हो चुका है। अब उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ चुकी है, वो निर्णय लेने की दहलीज पर आ चुका है और अब वो इससे मुक्त होता है, स्वतंत्र निर्णय करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो अकबर के सैन्य अभियान प्रथम, अब अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए सिर्फ सैन्य अभियान का सहारा नहीं लिया, साम दाम दंड भेद सारे अब जो है तरीके अपनाए। आप याद करिए अकबर का राजपूताने में विवाह, राजपूताने में खुद का विवाह, अपने बेटों का विवाह, अपने नाती पोतों का विवाह, लेकिन कहीं भी इतिहास नहीं कहता कि अकबर के राजघराने में पैदा हुई किसी बेटी का विवाह किसी राजघराने में हुआ है। ऐसे इतिहास में हम अकबर को महान पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारी आपकी मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए, इसका पहला अभियान 1561 में, यह अभियान मालवा का अभियान था। इस समय यहां का शासक बाज बहादुर था, वही बाज बहादुर जिसने हुमायूं की नाक में दम कर रखा था। बाज बहादुर मुगल सेना की तरफ से इस अभियान का नेतृत्व अदहम खां, पीर मोहम्मद, अब्दुल्ला उजबेग और जो है मुगल सेना कर रही थी। इस अभियान में बहादुर शाह की हार हुई। तो ये इसका प्रथम सफल अभियान है। इसके बाद इसने लगातार सैन्य अभियान किए। जी हां, द्वितीय सैन्य अभियान 1561 चुनार का अभियान था, मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहे थे। तृतीय सैन्य अभियान 1564 गोंडवाना का अभियान, मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां ने किया और वीर नारायण को हराया। वीर नारायण की संरक्षिता दुर्गावती थी। मतलब जहां भी मौका मिला कहीं भी बक्सा नहीं इस इंसान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी तमाम युद्ध हैं। चौथा अभियान 1562 से 70, इस अभियान में के तहत राजपूत राज्यों को अकबर ने अपने अधीन किया। जी हां, अब जब राजपूत राजाओं की तरफ बढ़ा तब तक अकबर की शाही सेना इतनी विशाल हो चुकी थी कि उस शाही सेना के सामने टक्कर लेने वाले लोगों की संख्या बहुत गिनी चुनी थी। लोग बिना सैन्य संघर्ष के ही घुटने टेक देते थे और उनमें सबसे पहला नाम आता है, जी हां, भारमल के शासक की। जी हां, यहां के शासक, आमेर के शासक भारमल ने, जी हां, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। मेड़ता 1562, यहां पर मेड़ता के अधीन जागीरदार जयमल था, उसको मुगल सेनापति सरफुद्दीन ने हराया। भाई वो हारा, लड़ा तो, लेकिन भारमल ने तो बिना लड़े ही तलवार डाल दी थी। हम ऐसे भी राजपूतों की चर्चा इसी क्लास में कर रहे हैं। चलिए, मेवाड़, यह भी इस अभियान का नेतृत्व स्वयं अकबर ने किया था। इस समय यहां शासक उदय सिंह हुआ करते थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, भारतीय इतिहास के अमर युद्धों में एक, यही युद्ध चेतक की याद दिलाता है। अभियान का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे और कहते हैं इसे राजनीति। उसने एक राजपूत को ही राजपूत के विरुद्ध खड़ा किया। आसफ खां और मान सिंह को अपॉइंट किया महाराणा प्रताप के विरुद्ध, और यह युद्ध, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हार जरूर मिली, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। उन्होंने जो है लगातार गुरिल्ला प्रणाली अपनाए रखी, युद्ध करते रहे, जब तक जीत रहे तब तक उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन अकबर
उन लोगों से घिरा था जो उसे सबसे बेस्ट एडवाइस दे सकते थे। उसने अपने आसपास 9 ऐसे लोगों को बिठा करके रखा जो उसके दरबार के नौरत्न थे। बीरबल, सलाहकार कवि, टोडरमल, वित्त मंत्री, राजा मान सिंह, सैन्य कमांडर राजा बीरबल दास, ठीक है, वही बीरबल, एक नाम कहीं मिस्टेक है, लास्ट तक बता दूंगा, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, और यहां बीरबल की जगह कर लीजिए हकीम हुकाम। जी हां, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम साहब थे इनके 9 रत्नों में। 9 ऐसे बुद्धिजीवी जो अकबर को बेस्ट रूट की एडवाइस दिया करते थे। और ये 9 रत्न अकबर के 9 रत्न के साथ साथ आपके परीक्षा के भी 9 रत्न हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, कम से कम बीरबल, टोडरमल और तानसेन का तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये लगातार पूछे जाते हैं। अब अकबर की महानता का दूसरा जो अध्याय शुरू होता है वो होता है सर्वधर्म समभाव की भावना से। वो जो है सुलह कुल की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? वो सुलह ए कुल, जी हां, सुलह ए कुल की स्थापना करता है। सभी राजघराने से अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या धर्म आड़े आ रही थी। उस धर्म पर भी पकड़ बनाने की का प्रयास किया, उस धर्म को समझने का प्रयास किया। तो अकबर ने सबसे पहले बनाया इबादत खाना, और उसमें सबसे पहले इस्लाम के आचार्यों को, इस्लाम के जो है संतों को आमंत्रित किया। इस्लाम को समझने का प्रयास किया अकबर ने, और उसे समझ में आया कि सिर्फ एक धर्म की बात करें तो हर धर्म में रूढ़िवादिता है, और वो रूढ़िवादिता उस धर्म को कट्टर बना देती है। और फाइनली उसने हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी, ईसाई सभी धर्मों को इस इबादत खाने में आमंत्रित किया। हिंदू धर्म के जो है देवी और पुरुषोत्तम साहब इनवाइट हुए, जैन धर्म से हरिविजय सूरी, जिनजन सूरी, विजय सेन सूरी, शांतिचंद इत्यादि जो है आमंत्रित हुए। पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म से एका बीबा और जो है मोंसेरात आमंत्रित हुए। हर बृहस्पतिवार की रात इस इबादत खाने में सारे लोगों की बैठक होती थी, अपने अपने धर्मों के जो है विचारधाराओं पर चर्चा होती थी। इन सब का निचोड़ निकालने का प्रयास किया अकबर ने, और एक नए धर्म की नींव रखी, एक आदेश जारी किया। जी हां, दीन इलाही नया धर्म और मजहरनामा। जी 1582 ईस्वी में तौहीद इलाही, देवी एकेश्वरवाद, दीन इलाही नाम के एक नया धर्म का परिवर्तन हुआ। इस नवीन संप्रदाय दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, और हिंदुओं में केवल एक व्यक्ति जिसे राजा की उपाधि प्राप्त थी, महेश दास और बीरबल ने इसे स्वीकार किया था, और किसी हिंदू ने इसे स्वीकार नहीं किया। जी हां, अब आइए एसएससी इनसे किस प्रकार के सवाल बनाती है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि असली उद्देश्य तो एग्जाम हिट करना है, अकबर की जन्म कुंडली निकालना नहीं। तो अकबर की जन्म कुंडली करते हैं किनारे, बात करते हैं एग्जाम में आए हुए सवाल। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? आपको अच्छी तरह पता है, अकबर के 9 रत्न थे, और उन 9 रत्नों में एक जो है व्यक्ति टोडरमल भी था। तो अकबर 20 CHSL 2017 में पूछा हुआ सवाल। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है? तुलसीदास का जो रामचरितमानस है वो 1574 के आसपास लिखा गया है, और अकबर का शासनकाल दोस्त 1556 से शुरू होता है, 1605 में खत्म होता है। तो अकबर कहीं नजर आ रहा है तुलसीदास का रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में। बी विल बी राइट आंसर। सीजीएल 2023। मुगल शासक अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान एक भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी, इसे किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के समय में भू राजस्व की जो प्रणाली शुरू हुई वो रैयतवाड़ी थी? बिल्कुल नहीं थी। आ गया उत्तरी यार, ठीक है, वो जाप्ती प्रणाली थी, और इस जाप्ती प्रणाली को डेवलप किया था किसने? टोडरमल ने, ठीक है। इसी जाप्ती प्रणाली को एक नया नाम मिला है, दहशाला बंदोबस्त। 10 साल के राजस्व के अनुभव के आधार पर रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था इस 10 साला बंदोबस्त में। दोस्त अगले सवाल पे आते हैं, सीजीएल में पूछा गया ये सवाल भी है। तो अगले सवाल पे वही जाप्ती प्रणाली पे रुके रहोगे भाई। हुमायूं की जीवनी को जो है किस रूप में जाना जाता है? हुमायूं की जीवनी अकबर के शासन काल के दौरान में हुमायूं की चचेरी बहन, जी हां, हुमायूं की चचेरी बहन ने लिखा था। जी बताइए तो किस नाम से लिखा था? यह भी सीजीएल 2022 का सवाल है। हुमायूं नामा नाम से लिखा गया है। अगला सवाल यह रहा, निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान सही तरह से किया गया है? जी हां, बाबर तुजु के बाबरी
हुमायूं नामा, हुमायूं, शेरशाह, तारीख शेरशाही, अकबर, तबाकत अकबरी। भाई साहब आपको बता दें ये एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है। शेरशाह ने अपनी जीवनी नहीं लिखी, अकबर ने अपनी जीवनी नहीं लिखी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी, उसकी बहन थी। जी हां, चचेरी बहन। बाबर ने खुद की अपनी आत्मकथा लिखी है तुजू के बाबरी, और वो लिखी गई है तुर्की भाषा में। कहीं कहीं आपको चकदाई भी मिलता है तो वो भी सही आंसर है। चकदाई तुर्की एक ही बात है दोस्त। और अगर हम अकबर या मुगलों के प्रशासन की भाषा की बात करें तो वो तुर्की नहीं थी बल्कि वो फारसी थी। कैसी थी? फारसी थी। और इस बाबर नामा का अनुवाद किया गया है फारसी में, याद रखिएगा, अकबर के समय। अगला सवाल, ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अबुल फजल द्वारा लिखा गया है? बाबरनामा बाबर ने खुद लिखा है भाई, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। अब आ जाइए बाबर अकबर नामा या आलमगीर नामा, तो अकबर नामा लिखा गया है किसके द्वारा? अबुल फजल, वो अबुल फजल जिसने इसे 5 खंडों में लिखा। अकबर के जो है सैद्धांतिक पहलू से लेकर प्रशासनिक पहलू सारी बातों पर चर्चा की अकबर नामा में, और यह अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? मनसबदारी एक रैंकिंग प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी? रैंकिंग प्रणाली थी, जिसमें 2 चीजें होती थी। एक जात होता था, दूसरा सवार होता था। जात आपका व्यक्तिगत दर्जा, सवार आपके घुड़सवारों की संख्या, इसके आधार पर आपकी रैंक डिसाइड होती थी। और ये सब कुछ हुआ है अकबर के समय में। जी हां, तो अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हुई। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? भैया रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू किसके विभाग में रहेगा? रेवेन्यू उस समय कृषि से आता था, तो क्या कृषि मंत्रालय में डाल दे? नहीं। सुरक्षा का कोई मुद्दा? नहीं। वित्त मंत्री थे। माल आना है, माल जाना है। CHSL 2017 ऐसे सवालों से आपका सामना होता रहेगा दोस्त। मुगल शासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? मैंने अभी अभी बताया, मुगल अपने शासन प्रशासन के लिए, पत्राचार के लिए, बातें करने के लिए फारसी भाषा का प्रयोग करते थे, ना कि तुर्की और ना ही अरबी। तो फारसी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले सवाल पर चलते हैं। CHSL 2017 दीन इलाही कब स्थापित किया गया? दीन इलाही अकबर के द्वारा एकेश्वरवाद पर आधारित एक धर्म था, जो इबादत खाने की बहस का निष्कर्ष था, और यह 1582 में जो है अपनाया गया। 1500, लेकिन इसे किसी ने अपनाया नहीं, सक्सेस नहीं हुआ, फेल हो गया। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने कौन सा स्मारक बनवाया था? जी हां, एक दरवाजा बनवाया था जिसपे 2 योद्धाओं की मूर्ति हुआ करती थी। तो भाई जोधाबाई का महल तो बनवाएगा नहीं, ठीक है। आगरा का किला तो बनवाएगा नहीं। बुलंद दरवाजा बनवाया इसने फतेहपुर सीकरी में, और ये इसकी ऐतिहासिक इमारत थी। तानसेन जो अकबर के 9 रत्नों में एक थे, संगीत के पितामह कहलाते थे, संगीत के पुरोधा कहलाते थे। उनका नाम क्या था? मकरचंद पांडे, लाला कलावंत पांडे, रामतनु पांडे या बाज बहादुर। उनका नाम था रामतनु पांडे। वी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CHSL 2017। तो भाई ये है सवालों का जखीरा, और ये थे अकबर। ऐसे ही मिलते रहेंगे लगातार वीडियो में। जी हाँ, और अगर आप इन सारे मुद्दों को बहुत डिटेल, बहुत इत्मीनान से, एक छोटी छोटी गहराइयों तक पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल है DCA पर। जी हाँ, GS का क्रैश कोर्स। जी मैं आपको बता दे रहा हूं वो अरे यार, मैं बता कुछ हो रहा हूं और आ कुछ हो रहा है, ठीक है। अवेलेबल है आपके लिए। जी हाँ, GS का क्रैश कोर्स ओनली 350 रुपीज में आप इसे बाय कर सकते हैं। अभी ऑफर पर है, और इसमें आप जुलाई तक, पहले मैं वादा कर लेता हूं आपसे, जुलाई तक, कब तक? जुलाई महीने तक, जुलाई तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। कोर्स करंट टाइम में रनिंग बैच में है, हिस्ट्री चल रही है इसमें, इसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये जुलाई तक हर हाल में फिनिश कर दूंगा मैं, इसका मैं वादा करता हूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल फिर अगली क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे जहांगीर की। जी हाँ, वही सलीम जिसकी अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया गया था। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।